हेलो दोस्तों, सार्थक स्टडीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ शब्द और उसके भेद। शब्द शब्द और उसके भेद पूरा समझाकर इस नोट के माध्यम से आपको बतलाऊंगा। अगर आप नोट आप अपना कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, शुरू से अंत तक लिख सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा काम देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शब्द और उसके भेद। शब्द का परिभाषा बतलाएंगे और उसका पूरा भेद का परिभाषा सहित पूरा एग्जाम्पल सहित समझाकर बतलाएंगे। देखिए, पहले शब्द का परिभाषा। शब्द दो या दो से अधिक दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मीन्स होता है अच्छा। सार्थक मीन्स अच्छा। तो दो वर्ण तो आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल के अंदर जाकर आप देख सकते हैं। वर्ण के बारे में पूरा वीडियो बना के अच्छा से समझा के उस पर बना दिए हैं वीडियो। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे समझिए रात। तो रात में र कर रा प्लस त, रा कर रा प्लस त, तो दोनों मिलाकर होता है रात। दोनों मिलाकर रात होता है। देखिए, तो रात को मतलब संधि विच्छेद ये कैसे, मतलब कि दो गो वर्ण है जो सार्थक मेल, मतलब कि अच्छा मेल हो रहा है। ये वो दो, देखिए कौन सी था शब्द का परिभाषा। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को वर्ण कहते हैं। तो ये वर्ण है। देखिए, यह वर्ण है, देखिए कैसे कैसे वर्ण है। वर्ण पढ़े होंगे कि जो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, र हलंत प्लस अ अकार आ प्लस त हलंत प्लस अ, रा का कुछ मतलब कि तोड़िएगा तो कुछ होगा र हलंत प्लस अकर आ बराबर रा। और त को तोड़िएगा तो त हलंत और प्लस तो ता होगा। तो रात का पूरा संधि विच्छेद हो गया। देखिए, इस संधि विच्छेद भी ऐसे अगर आप सीख जाइएगा कि संधि विच्छेद क्या होता है। और ये दो वर्ण है, उसका मतलब कि कैसे दो वर्ण के सार्थक मेल हो रहा है, तो वो इसमें एग्जाम्पल में बता रहे हैं। तो र हलंत प्लस अ कर आ प्लस त हलंत प्लस अ बराबर रात, सार्थक मेल हुआ। एग्जाम्पल में एक और है, गणेश। ग प्लस ने प्लस तलबिसा, ये तलबिसा है। तो देखिए, ग हलंत प्लस अ, इसमें आकार नहीं है, गा रहता तो अ कर आ हो जाता है यहाँ पर। तो ग हलंत प्लस अ बराबर ग, न हलंत प्लस ए तने बराबर ने, और तलबिस हलंत प्लस अ तो तलबिस, मतलब कि इस सब का जोड़ के हो रहा है। ये दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल। देखिए, यहाँ पर से दो से अधिक यहाँ पर वर्ण है, दो से अधिक, तो इसके सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो शब्द कौन बन रहा है? गणेश। दो या दो से अधिक, यहाँ पर दो से अधिक हो रहा है। यहाँ पर दो गो था वर्ण, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, यहाँ पर दो गो था वर्ण, तो उसके सार्थक मेल को से बन रहा, देखिए शब्द। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ पर दो से अधिक हो रहा है, यहाँ पर दो से अधिक वर्णों की ये वर्ण है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये शब्द बन रहा है गणेश। अब देखिए, चलते हैं, बताते हैं अगला पॉइंट।
अगला पॉइंट में भी एक एग्जाम्पल हम लिख चुके हैं, तो ये भी एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं, अगर नहीं समझेंगे तो अच्छा समझ जाइए। ये है पुरस्कार, पुरस्कार। त पू, पू क्या चीज में है देखिए, जैसे ई लिखल है, जैसे ई लिखल है, तो ई हरस्व, हरस में लिखल है, ये हरस हो जाता है ऐसे जैसे रहता है। कुछ में अगर ऐसे ऐसे लिखल है तो ये हरस्व है, हरस्व पू, पू बन रहा है हरस्व से। अगर ऐसे रहता तो ये दीर्घ, दीर्घ इसको दीर्घ बोलते हैं, इसको हरस्व, इसको दीर्घ बोलते हैं। तो इसमें ई लगल है, अभी इसमें ई लगल है, तो देखिए पू प्लस र प्लस स, देखिए यहाँ पर आधा स है, तो यहाँ पर पहले ही हो गया स हलंत, प्लस का कर का प्लस र, तब फिर अब पू को तोड़िएगा, तब पू को तोड़िएगा तो प हलंत प्लस ऊ, तो ऊ आ रहा है हरस्व ऊ, ये हरस्व ऊ है, हरस्व ऊ है, तब प हलंत प्लस हरस्व ऊ बराबर पू होगा। और फिर अब र के तोड़िएगा तो र हलंत, यहाँ पर र हलंत होगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक से यहाँ पर र हलंत होगा, र हलंत प्लस अ बराबर र, स हलंत यहाँ पर तही है, स मतलब यहाँ ये वर्ण है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर तस हलंत हो गया। अब का, तो क हलंत प्लस आकार, आकार है, तो का बन गया, फिर र हलंत प्लस अ, तो र। तो ये दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो शब्द कौन बन रहा है देखिए, ये सब वर्ण है, दो से अधिक यहाँ पर वर्ण है, देख सकते हैं, एक है, दो है, मतलब कि वर्ण ई नहीं है, देखिए एक दो तीन चार पाँच, मतलब कि दो से अधिक है वर्ण, उसके सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो शब्द बन रहा है देखिए पुरस्कार, तो पुरस्कार। अब देखिए यहाँ पर अब शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द को अर्थ के आधार पर, शब्द को अर्थ के आधार पर, नहीं, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। तो सार्थक देखते हैं, सार्थक का परिभाषा एग्जाम्पल सहित। सार्थक, जिस शब्द का कुछ अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिसे कोई शब्द बोलते हैं उसका कोई अर्थ निकाल रहा है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए मोर, तो मोर आप जान रहे हैं कि पक्षी है, पंख, तो पंख, मोर का पंख, ऐसे मतलब कि सबका अर्थ निकल रहा है, बिजली, कलम इत्यादि। सार्थक शब्द मतलब कि जिस शब्द का कुछ अर्थ निकलता हो उसे शब्द अच्छी सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक मीन्स अच्छा शब्द, अच्छा। तो अब निरर्थक में देखिए, निरर्थक, जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक कहते हैं। जैसे अय्या, अय्या कोई शब्द है, समझ रहे हैं, मतलब कौची बोलल जा रहा है, ये थी मतलब कि कुछ रहता है ना, जो जन्मजात गूंगा, तो ये सब मतलब कि बोलता है, तो आप ऐसे भी नहीं समझिएगा, तो ये सब शब्द ऐसे नहीं बन रहा है, ये सब शब्द नहीं बन रहा है। ये तो निरर्थक में वही हो गया, जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। तो अय्या, उवा, ये प इत्यादि मतलब कि कुछ और भी जैसे शब्द होते हैं उसका मतलब नहीं समझ में आता है तो वो निरर्थक शब्द हो गए। आज इसका मतलब समझ में आता होगा, ऊ हो गया कुछ, ऊ देखिए, सॉरी गाइस, ऊ हो जाता है कुछ थी, जिसका अर्थ निकलता हो वो सार्थक, जिसका जिसका अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द, और जिसका शब्द जिस शब्द का अर्थ नहीं निकलता हो वो निरर्थक। एकदम पूरा शॉर्टकट में समझ जाइए। अब देखिए, अब व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति और बनावट, मतलब व्युत्पत्ति या बनावट है,
व्युत्पत्ति को ही अब बोल सकते हैं, व्युत्पत्ति को ही बनावट या रचना। व्युत्पत्ति या बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति, बनावट और रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। ये कौन कौन? सॉरी गाइस, कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर। व्युत्पत्ति और बनावट और रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं। रूढ़, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़, और तीसरा योग रूढ़, योग रूढ़ होता है। अब तो देखिए पहला देखते हैं कि रूढ़ किसे कहते हैं, मतलब कि रूढ़ को समझते हैं। रूढ़, रूढ़ जिस शब्द का कोई भी खंड सार्थक ना हो, जिस शब्द का कोई भी खंड सार्थक ना हो उसे रूढ़ कहते हैं। रूढ़ कहते हैं। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। जिससे कोई, मतलब कि कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है और उसका अर्थ जो निकालता है, मतलब कि जिस शब्द का कोई भी खंड सार्थक ना हो, जो कोनो आप शब्द अगर लिख दिए और उसका जो आप अगर संधि विच्छेद समझ रहे हो, संधि विच्छेद कीजिएगा तो कोई देखते हैं कि वो खंड के सार्थक मतलब कि ना है, तो उसे रूढ़ कहते हैं। उस शब्द को रूढ़ कहते हैं। जिस शब्द का कोई भी खंड सार्थक ना हो उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में लाल, पीला, लोटा, आग, जल इत्यादि। अब देखिए दूसरा है यौगिक। यौगिक, यौगिक जिस शब्द के सभी खंड सार्थक हो उसे यौगिक कहते हैं। जिस शब्द के सभी खंड सार्थक हो उसे यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे में विद्यालय, तो विद्या को अगर तोड़िएगा तो देखिए कुछ हो रहा है। विद्या को तोड़िएगा तो विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पर विद्या और आलय। विद्या मतलब होता है जिसे जो बुद्धि होता है ना, वो विद्या, और प्लस आलय, तो आलय में से घर। तो ये दोनों जो टूटा है ना, ये खंड, ये दोनों का मतलब समझ में आ रहा है। मतलब कि सार्थक, ये सभी इसमें खंड सार्थक होंगे। यौगिक में सभी, कोनो भी शब्द अगर यौगिक में आता है तो उसका जो खंड होगा, खंड जैसे देखिए यहाँ पर खंड हो रहा है, खंड हुआ है दो गो, तो इसका भी मतलब समझ में आ रहा है, इसका भी मतलब समझ में आ रहा है। अब देखिए घुड़सवार, घुड़सवार, तो घोड़ा प्लस सवार, तो इसमें समझ में आ रहा है। देखिए घोड़ा प्लस सवार, तो सवार जो होगा मतलब जो चला रहा है घोड़वा के, वो देखिए पता चल रहा है सब कि ये भी सार्थक है शब्द, ये भी सार्थक है। तो ये यौगिक शब्द है ये सब। घुड़सवार, विद्यालय। अब राजमहल, तो राजा प्लस महल, तो राजा का होता है महल, तो महल में से जानते करते हैं घर, बंगला। तो दोनों का मतलब समझ ही रहे। देखिए विवाह मंडप, विवाह प्लस मंडप, विवाह शादी, आई मंडप, मंडप मतलब कि जो शादी जिसके नीचे होता है मंडप, वो मंडप समझ रहे हैं। और रसोई घर, रसोई प्लस घर, मतलब कि देख रहे हैं ये जो शब्द है यौगिक में जो शब्द है, कोई भी शब्द का अगर खंड करते हैं, अगर उसका अच्छा मतलब कि सार्थक खंड के अगर सार्थक खंड है, सार्थक खंड जैसे हम ये सब देखें खंड, तो वो जो पूरा शब्द है यौगिक शब्द होगा। समझे। अब तीसरा देखिए, तीसरा देखते हैं कौन सी है, योग रूढ़। तीसरा है योग रूढ़। जिस शब्द के सभी खंड सार्थक हो और जिस शब्द के सभी खंड सार्थक हो और उसका विशेष अर्थ निकले उसे योगरूढ़ कहते हैं। मतलब इसमें कौन सी है कि सर जो आप देखें पढ़ें आप
कि योगरूढ़, इसको रिवीजन करके समझिएगा। जिस शब्द के सभी खंड सार्थक हो, सभी खंड सार्थक हो और उसका विशेष अर्थ भी निकले, उसे योगरूढ़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए लंबोदर। देखिए लंबोदर में आप समझ रहे हैं, मतलब कि सार्थक शब्द है ये है और उसका विशेष अर्थ निकल रहा है गणेश। मतलब कि आप गणेश भगवान को जानवे करते हैं, गणेश जी जिनका आप पूजा करते हैं। अब देखिए दशानन। दशानन में समझ जाते हैं रावण, जो उसका 10 गो शेर था रावण। अब बिना पानी हमारी सरस्वती माता। मतलब विशेष अर्थ निकल रहा है बिना पानी, तो सार्थक शब्द है ये है। अब उसका जो अलग से अर्थ निकल रहा है वो मतलब कि विशेष अर्थ निकल रहा है, समझे। तो इस सभी को आप बोलिएगा योगरूढ़ शब्द। ये सब योगरूढ़ शब्द है, योगरूढ़ शब्द। पंकज मैंने कमल, ऐसे ही इत्यादि शब्द जिनका सार्थक खंड तो है होता ही है और अलग से विशेष अर्थ भी निकलता है, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए उधर देख लिए उधर। अब देखिए वही शब्द का भेद है, वो सब था अलग अलग, मतलब कि दूसरे आधार पर। अब देखिए कोचिंग के आधार पर उत्पत्ति या उद्गम के विचार से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति उद्गम के विचार से शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं देखिए। तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। पहला है तत्सम, दूसरा तत्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। तो पहला को देखिए समझिए। तत्सम संस्कृत का मूल शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में भी होता है उसे तत्सम कहते हैं। देखिए कोची है, अच्छा से पढ़िए इसको। तत्सम को संस्कृत का मूल शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में भी होता है उसे तत्सम कहते हैं। जिनका प्रयोग हिंदी में भी होता है, मतलब कि वो संस्कृत में रहता है। तत्सम शब्द संस्कृत में रहता है और उसका हिंदी में प्रयोग हो रहा है, मतलब तो उसे तत्सम कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में, मतलब कि उसको समझिए। अब देखिए एग्जाम्पल तो नहीं है, मगर देखिए तत्सम को रिवाइज करके समझ जाइएगा कि संस्कृत का मूल शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में भी होता है उसे तत्सम कहते हैं। तत्सम यहाँ पर है, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर तत्सम का पे अच्छी मतलब कि बताया गया है कि कैसे। देखिए तत्सम जैसे, अब तत्भव को समझ के अब तत्सम को समझना है। काहे कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ तत्भव और तत्सम, तो दोनों को एक बार में समझ लेंगे। रुकिए, तत्भव, तत्सम के विकृत रूप को तत्भव कहते हैं। तत्सम के विकृत रूप को तत्भव कहते हैं। जैसे देखिए तत्सम में क्या है, तत्भव में क्या है। तत्सम में पूरा संस्कृत है और वही तत्भव में सब हिंदी है, सब हिंदी है। मतलब कि जो तत्सम का जो अंग्रेजी शब्द होता है, सॉरी दोस्तों, जो तत्सम का जो संस्कृत शब्द होता है, हम अंग्रेजी शब्द बोल दिए थे, संस्कृत शब्द होता है, संस्कृत शब्द ये सब है
ये तत्सम का है। देखिए ये तत्सम में सब संस्कृत है, और ये तत्भव में सब हिंदी है। ये तत्भव है और ये तत्सम। तो देखिए अग्नि का आग, अगर तत्सम में अग्नि है तो तत्भव में आग है। सर्प तो सांप, कपूर कर्पूर तक कपूर, खरपर तक खपड़ा। देखिए सर्प सरसप तो सरसों, करबेल तो करेला, पर्थक तो पलंग, पुस्तक तो किताब। मतलब जो तत्सम है ना, तत्सम उसमें संस्कृत शब्द मतलब होता है, मगर वो हिंदी शब्द में भी मतलब कुछ का अर्थ निकल रहा है। देखिए समझाइए दिए कि अग्नि है तत्सम मतलब संस्कृत है और तत्भव मतलब जो हिंदी है, तो हिंदी में भी उसका मतलब कि अथी अर्थ निकलता है। अग्नि बोलिएगा तो उसको कुछ बोलिएगा कि अग्नि तत्सम है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में एग्जाम बोर्ड में या कंपटीशन में, कोई भी एग्जाम में संस्कृत में पूछा जाता है कि अग्नि कौन शब्द है, तत्सम या तत्भव। तो आप बोलिएगा तत्सम, समझे। और आग कौन सा है, तत्भव। मतलब कि ये सब संस्कृत है, मगर इसका अर्थ अलग से भी हिंदी में निकल रहा है, समझे। तो ये तत्सम समझ लिए, तत्सम समझ लिए और तत्भव भी समझ लिए। अब देखिए दूसरा बताते हैं, देश। अब देशज देश की बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। देश की बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं, जैसे कटोरा, लोटा, पगड़ी, खिचड़ी, डिबिया, कलाई इत्यादि। देश में ये सब बोला जाता है शब्द। जैसे हमारे भारत में अलग अलग मतलब कि ऐसा शब्द सब उपयोग करते हैं। कटोरा, लोटा, पगड़ी, खिचड़ी, डिबिया, कलाई इत्यादि, मतलब ये सब देश की बोलचाल में पाए जाने वाली शब्द को देशज कहते हैं। जैसे देशज में इसका भी मतलब समझ रहे होंगे कि देशज मतलब कि देश के अंदर जो बोला जाता है शब्द उसे देशज कहते हैं। अब विदेशज को समझते हैं, रुकिए। विदेशज विदेशज जिस शब्द का जन्म विदेश में हुआ हो उसे विदेशज कहते हैं। इस देश के बाहर देशज कौन था, वो देश के अंदर जो बोला जाता है भाषा उसे देशज मतलब शब्द कहेंगे। ये सब उत्पत्ति मतलब कि इसके आधार पर है कि तई अंदर बोला जाता है, अच्छी देशज अंदर बोला जाता है, विदेशज बाहर मतलब कि विदेश समझ रहे, विदेश। तब विदेश में इस भाषा का प्रचलन है जो यहाँ पर बोल रहे सब, मगर ये विदेश का है। तब विदेशज जिस शब्द का जन्म विदेश में हुआ, मतलब कि उधर के भाषा के इधर अगर बोलिएगा और उस शब्द उधर का है इधर बोल रहे हैं तो उस शब्द को बोलिएगा विदेशज। और जो अपना भाषा है देश के अंदर वो देशज समझे। तो जिस शब्द का जन्म विदेश में हुआ है उसे विदेशज कहते हैं। जैसे कि कीमत अरबी है, देखिए कीमत अरबी भाषा है, आवारा फारसी भाषा है, अमीर अरबी भाषा है। जिसे यहाँ पर सब बोलते हैं कि कितना कीमत है, वो लड़का कितना आवारा है, वो कितना अमीर है, वो आदमी कितना अमीर है, वह कैंची से काट रहा है। ये सब जो है अलग अलग मतलब कि दूसरा मतलब विदेश से शब्द ही सब है जो हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब शब्द को कौन बोलिएगा, विदेशज। आप हो सकता है पहली बार जान रहे होंगे कि ये सब विदेशज मतलब कि अपना भाषा न है। ये कीमत बोलते होंगे, देखिए कीमत तो ये अरबी भाषा है। आवारा भी बोलते हैं, ज़्यादातर ये यूज करते हैं। तो वो कौन सी फारसी भाषा है, फारसी। तो
देखिए अब समझ गए होंगे। अब देखिए अलग पॉइंट में आपको फिर थी शब्द के भी फिर दो भेद हैं रूपांतर की दृष्टि से। रूपांतर के दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं। शब्द के दो भेद हैं, विकारी विकारी और अविकारी। तो पहला को देखते हैं, विकारी। पहला को विकारी। वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक इत्यादि के अनुसार बदलता है उसे विकारी शब्द विकारी कहते हैं। वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक इत्यादि के अनुसार बदलता है उसे विकारी कहते हैं। उनके अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया आते हैं, उसे विकारी कहते हैं। अब दूसरा अविकारी को देखिए, अविकारी को देखिए, वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक इत्यादि के अनुसार नहीं बदलता है उसे अविकारी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक इत्यादि आते हैं। ये दोनों को अंतर में करके रिवाइज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो शब्द का मतलब कि 4 गो आधार पर बांटा गया था। तो अलग अलग सबके भेद हैं, अलग अलग पूरा आपको शब्द समझा कर बतला दिए इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अगर देख लिए हैं पूरा वीडियो तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, काहे कि यहाँ पर पूरा शब्द और उसका भेद पूरा बताइए हैं कि कौन से आधार पर शब्द के कितने कितने भेद होते हैं। तो समझा कर बताएं। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल पर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी हेल्पफुल हो यह वीडियो। चलिए ऐसे ही अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।